नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरद्वाज। फटाफट से आपको खबरों से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा 274 का रहा। 1505 मरीज ठीक होकर घर भी पहुंचे। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों तक पहुंची। पहाड़ी इलाकों में पहुंच रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं लोग। और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ होगी। एसआईटी पूछताछ करेगी। 22 जून से प्रकाश सिंह बादल के उनके आवास पर ही पूछताछ की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात कोरोना के बढ़ते कहर की करेंगे। हालांकि कोरोना के मामले में अब कटौती हो रही है। बात सबसे पहले करेंगे स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंकड़ा जारी कर दिया गया है। वो आपको बताएंगे, क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताएं तो 62,000 के ऊपर है। लेकिन उत्तराखंड का सबसे पहले जिक्र करेंगे तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 274 नए मरीज मिले हैं। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि 18 लोगों की मौत हो गई है। 515 मरीज ठीक भी बताए जाते हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पूरी नजर रख रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें सीएम की, तो सीएम भी पूरे नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को लेकर। फिलहाल 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने है, जब 24 घंटे में 274 नए संक्रमित मरीज मिले हैं उत्तराखंड के अंदर। 18 लोगों की मौत हो गई है और 515 मरीज के ठीक होने की खबर भी सामने आ रही है। विशाखा चौधरी हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं उत्तराखंड से लाइव। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या उत्तराखंड की इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति है, क्योंकि कोरोना के मामले बेहद कम आ रहे हैं। 274 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे के दौरान, और मौतों के आंकड़े में भी कमी देखने को मिल रही है। क्या परिस्थितियां इस वक्त उत्तराखंड के हर एक इलाके में बनी है विशाखा? विशाखा, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे वो दिक्कत दूर हो सके और आपसे दोबारा जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जानकारी उत्तराखंड से हम आपको दे रहे हैं और हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि परिस्थितियां उत्तराखंड की क्या हैं। फिलहाल आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 24 घंटे में 274 नए मरीज मिले हैं। साथ ही साथ 18 लोगों की मौत हो गई है। 515 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है। और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तैयारियां तीसरी लहर को लेकर भी कैसी है। क्योंकि अस्पतालों का जिक्र करें तो अस्पताल में भी पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। जो दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि अस्पतालों में कहीं ना कहीं कमी थी, फिलहाल तीसरी लहर को लेकर इस वक्त तैयारी की जा रही है। देहरादून हो, बात रुड़की की करें या फिर पहाड़ी इलाकों की करें। फिलहाल विशाखा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी। विशाखा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो बात को कंटिन्यू करिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तराखंड में फिलहाल 274 केस जो कोरोना के हैं वो सामने आए हैं। फिलहाल जो मौत का आंकड़ा है वो भी जाहिर तौर पर घट रहा है, ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस के बजाय ब्लैक फंगस के केसेस फिलहाल ज्यादा आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोरोना की स्थिति है फिलहाल राज्य में वो काफी संभली हुई है, नियंत्रण में है। अगर हम बात करें इसके नियंत्रण करने के प्रयासों की, तो जिस तरीके से सरकार लगातार कोविड कर्फ्यू बढ़ा रही है, उसमें कोई छूट नहीं दी जा रही है, जिसका कारण, जिसका नतीजा भी हमें कोरोना की ये जो संभली हुई स्थिति है ये हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल विशाखा, अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में जो परिस्थितियां हम देख रहे थे, जो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब वो ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया गया है। क्या वाकई आप ऐसा देख रहे हैं? और जब कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, कुछ पाबंदियां भी दी गई हैं, क्योंकि 3 दिन मार्केट खोलने का ऐलान किया गया। आप मार्केट पहुंची भी थी और देख रही थी किस तरीके से लोगों का पहुंचना हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं वो अपनी अहम जिम्मेदारी समझें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हाँ मामले जरूर कम हो गए हैं विशाखा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो शुरू में जब जो नंबर जो ग्राफ है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का वो घटा, तो कहीं ना कहीं लोगों के या फिर जो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल हुआ कि शायद सरकार के द्वारा टेस्टिंग कम कर दी गई है, और टेस्टिंग कम करने के बाद ये जो नंबर है ये तब कम हो रहा है। लेकिन सरकार कंटिन्यू यह कह रही थी कि टेस्ट के नंबर कम नहीं किए गए हैं, चाहे वो बॉर्डर्स पर होने वाली टेस्ट की संख्या हो, चाहे वो चौक चौराहों पर होने वाली टेस्ट की संख्या हो, या फिर अस्पतालों में होने वाली संख्या हो। किसी भी अस्पताल से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का जो डाटा है उसे छुपाने के सख्त निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए। ये तमाम प्रयास किए गए, टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, और जिस तरीके से जो घटाने का जो एक बात जिस तरीके से अफवाह हुई थी उस पर रोक लगी। अगर हम बात करें गांव में, तो गांव में भी जो आशा जो नर्सिस है उनके माध्यम से या फिर जिस भी तरीके से कैंप लगाकर जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता उनके द्वारा वहां पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और जिस तरीके से फिलहाल जो गांव देहात के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के, पहाड़ी जिलों के जो गांव देहात के इलाके हैं, वहां तक भी सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई गई, टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी का नतीजा शायद यह है कि फिलहाल पहाड़ी जिलों में जो स्थिति फिलहाल बन रही थी कि वहां तक एक पैरासिटामोल उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, टेस्टिंग की बात दूर थी, वहां पर फिलहाल जो स्थिति है वो भी संभली हुई है। अगर हम बात करें मार्केट की, बाजार की, तो जाहिर तौर पर क्योंकि एक लंबे समय के बाद लोगों को जब बाजार खुले तो भीड़ जो है वो जाहिर तौर पर उमड़ी। इस पर जब जनता से पूछा गया, जनता के द्वारा जब उनसे कहा गया या दुकानदारों से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार को नियमित रूप से थोड़े समय के लिए बाजार खोल देने चाहिए ताकि ये जो भीड़ है इसको नियंत्रित किया जा सके। और फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा है, लोगों में जागरूकता होना ही, लोगों के द्वारा यह समझना कि अभी स्थिति पूरी तरह से सही नहीं है, संभली जरूर है, यह जागरूकता फिलहाल लोगों में होना बहुत जरूरी है, तभी ये जो नंबर है ये लगातार हम घटा भी पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जिक्र करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और पहाड़ी इलाकों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंची है, ग्रामीण इलाकों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंची है। आपको जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से ही दे रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पहुंच रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सरकार ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है कोरोना को दूर रखने का, तो वैक्सीन आप लगवाइए, वैक्सीनेट अपने आप को आप करिए, यही उत्तराखंड की सरकार कह रही है। और हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की फिलहाल स्थिति कैसी है, क्योंकि हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से कोरोना के मामले अब कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। हालांकि अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जिक्र करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लोग आगे आकर अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे हैं। खासकर उन पहाड़ी इलाकों में दिक्कत हो रही थी जहां पर रजिस्ट्रेशन की बात कही गई लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं, तो आखिर युवा वर्ग रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, क्योंकि 18+ वालों को भी इस वक्त वैक्सीन लग रही है। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद पहाड़ी इलाकों में पहुंची और पहाड़ी इलाकों में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो पहाड़ी इलाकों के लोगों को भी वैक्सीनेट अब किया जा रहा है, लोग आगे आ रहे हैं और अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे हैं। पर किस तरीके से प्रक्रिया रहने वाली होगी और क्या वाकई सुचारू रूप से चलेगी, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर, कुछ देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धनराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का धनराज यहां पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि पहाड़ी इलाका था, फोन में नेटवर्क नहीं था, खासकर युवा वर्ग कह रहे थे कि फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से हम रजिस्ट्रेशन कराएं तो कैसे कराएं। अब हम देख रहे हैं कि वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है तो लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और ये कहा जाए कि अब लोग कोरोना से बच पाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी तो कोरोना दूर रहेगा? धनराज, बिल्कुल सर, जिस तरीके से कहा जाए कि जो वैक्सीन ही एक हथियार है कोरोना से बचने के लिए, कि जिसको वैक्सीन लगेगी उसको कोरोना कहीं ना कहीं मात जरूर कोरोना को दी जा सकती है। लेकिन पहाड़ की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था क्योंकि उसका कारण था कि जो रजिस्ट्रेशन सरकार ने ऑनलाइन किया है वो जी कहीं
युवाओं को जरूर परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन अब सरकार ने उसके लिए भी एक रास्ता निकाला है कि स्वास्थ्य टीम गांव-गांव तक पहुंचा रही है सरकार। और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी लगातार स्वास्थ्य की टीम पहुंच रही है और तमाम जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही एक युवाओं को एक मौका ये दिया गया है कि यदि किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वो सीधे कैंप पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे काफी फायदा पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं जिनको जो अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित थे उनको वैक्सीनेशन हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस वक्त जब चल रही है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई उन पहाड़ी दुर्गम इलाकों का, जब हम चमोली का खासकर जिक्र करते हैं या अन्य इलाके ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग बहुत दूर इलाकों में रहते हैं जहां पर आवागमन के लिए ही काफी समय लग जाता है, अब क्या वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम 10 से 15 दिन तक वहीं हो और जब तक पूरा गांव खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा लेता, जब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ना लौटे, क्या ऐसी तस्वीर भी दिख रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और उसमें यह कहा गया है कि उत्तराखंड की हर संभव मदद की जाएगी ग्रामीण इलाकों के लिए खासकर, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को वैक्सीनेट कर ले और सभी को वैक्सीन लग जाए। धनराज जी बिल्कुल, हर जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात की और साफ तौर पर उनसे ये भी कहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा और तमाम जो स्वास्थ्य की टीम है वो वहां पर भेजी जाएंगे। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करें तो जब तक पहाड़ी के युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं लग जाएगा तब तक वहां से स्वास्थ्य की टीम नहीं हटेगी और तमाम जांचें भी साथ साथ वो वहां पर करेंगे। वैक्सीनेशन का कार्य तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और काफी दूर चलकर उनको वैक्सीनेशन कराने जाना पड़ता है, लेकिन अब वो समस्या से कहीं ना कहीं निजात जरूर पहाड़ी इलाकों के लोगों को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें टेस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर तो हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? कि क्या जब तक तीसरी लहर आएगी हम ये कहें कि उत्तराखंड का हर एक वासी अपने आप को वैक्सीनेट कर लेगा या सरकार सभी को वैक्सीन लगा देगी? क्योंकि जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक सुरक्षित ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक व्यक्ति है, क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या अगर हम देखें, जनसंख्या के लिहाज से कब तक ये कहा जा सकता है धनराज की सरकार सभी को वैक्सीनेट कर देगी? जी बिल्कुल, हर्ष आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो कोरोना के मामले हैं वो बिल्कुल कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं अभी भी सतर्क नजर आ रही है। तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड सरकार जो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं वो सतर्क यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जो कोरोना कर्फ्यू था वो भी 22 जून तक बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार बड़ी ही सावधान यहाँ पर है और तमाम जो भी लोग हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि जो तीसरी लहर आने वाली है उससे बचने के लिए पहले ही वैक्सीनेशन लगवा ले। हालांकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चों में इसका अधिक प्रकोप देखा जा सकता है उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, जिसमें काफी वार्ड दून हॉस्पिटल की बात करें तो देहरादून की वहां पर भी 2-3 वार्ड बना चुके हैं सरकार की आने वाली जो तीसरी लहर है उससे निपटा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अब पंजाब का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि पंजाब की जानकारी आपको देंगे। पंजाब के अंदर अगर बात करें हम पूर्व सीएम की यानी प्रकाश सिंह बादल की तो पूछताछ करेगी एसआईटी, आपको जानकारी फटाफट से दे रहे हैं। 22 जून के दिन प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से जब पूछताछ होगी तो 22 तारीख को ही उनके घर पर पूछताछ होगी। इससे पहले आज की तारीख मुकर्रर की गई थी यानी 16 जून, और 16 जून को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि तबीयत का हवाला दिया गया और तबीयत का हवाला देते हुए यह कहा गया कि 16 जून को वो पेश नहीं हो पाएंगे। तलब किया गया था हालांकि एसआईटी की तरफ से, लेकिन अब तारीख 22 रख दी गई है और 22 जून के दिन ही प्रकाश सिंह बादल से उनके घर पर ही पूछताछ होगी। और किस तरह की ये पूछताछ रहेगी, मामला क्या है, कुछ देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इससे पहले भी पूछताछ की बात कही गई थी, हालांकि हवाला दिया गया था स्वास्थ्य का ही, और एक बार फिर हवाला स्वास्थ्य का ही दिया गया है।
फिलहाल 22 तारीख के जो समय रहेगा, 22 तारीख को तकरीबन 1 से 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और 22 तारीख को जब प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ होगी तो क्या कुछ रहेगा, सीधा रुख करते हैं अपने सीनियर साथी पंजाब के रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा का। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवदीप, आप सुबह से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कोटकपुरा गोलीकांड का जब जिक्र करते हैं तो पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि घर के अंदर पूछताछ होगी और घर के अंदर ही एसआईटी की टीम आएगी। अब जब घर के अंदर एसआईटी की टीम आएगी, पूछताछ होगी, तो या हम कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कोई नतीजा निकल पाएगा, या फिर ये कहें कि जो आरोप लग रहे हैं और एसआईटी पूछताछ हो रही है तो वो साबित हो पाएंगे, और क्या देखेंगे हम कि पंजाब की सियासत में इसका कितना असर और कितना छाप छोड़ेगी? लगातार कर रही है, लेकिन आप देखिए कि प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ था साल 2015 के अंदर, तो उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और जब जो गोली चलाई गई तो उसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि शायद जो है सीएम के कहने पर या सीएम के निर्देश पर ही वहां पर गोली चलाई गई। इसलिए एसआईटी जो है वो प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ करनी चाह रही है कि क्या उस वक्त आपने डीजीपी को या वहां पर जो डीआईजी या एसएसपी मौजूद थे, क्या उनको आपने ऐसे निर्देश दिए थे कि अगर गोली चलाने की जरूरत पड़े तो आप गोली चलाइए, तो या फिर पुलिस ने ये फैसला अपने आप लिया? ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो खड़ा करता है। दूसरा, आप देखिए हर्ष, क्योंकि पंजाब सरकार की इस पूरे मामले के अंदर बहुत बड़ी क्रिकरी हो रही है, क्योंकि जब पिछली एसआईटी बनाई थी कुंवर विजय प्रताप की अगुवाई में, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट ने उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और तब जब हाईकोर्ट ने जो अपने तथ्य दिए थे, जो अपना एक वर्डिक्ट दिया था, और उसने ये साफ तौर पर कहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठकर तैयार की गई रिपोर्ट है, तथ्यहीन रिपोर्ट है, और खासतौर पर कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट पर जब सवाल खड़े हुए थे तो वही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कटघरे में आए और पंजाब के कई जो नेता थे, कई मंत्री थे, इस बात को लेकर भी नाराज हो गए कि हमने जो वादा किया था 2017 के अंदर कि जब हम सरकार में आएंगे तो कोटपुरा जो गोलीकांड के जो दोषी हैं, बेअदबी कांड के जो दोषी हैं, उनको सजा दिलाई जाएगी। और उसमें चुनावी जो प्रचार हुआ था 2017 के अंदर प्रचार, उसमें साफ तौर पर यही था, मंचों के अंदर जितने भी बड़े कांग्रेसी नेता थे उनका यही कहना था कि कोटपुरा गोलीकांड और बेअदबी कांड के पीछे पूरी तरीके से बादल परिवार का हाथ है, और कांग्रेस सरकार के आने पर एसआईटी बनाकर या जांच समिति बनाकर उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 4.5 साल के आसपास सरकार को होने को है, ना तो जांच रिपोर्ट पूरी हो पाई है, ना कोई किसी को सजा हो पाई है, और दूसरी बात बादल परिवार को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया या उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। 2 कमीशन भी पूरे तरीके से बन चुके हैं, जस्टिस रंजीत सिंह और जस्टिस जोरा सिंह। और अब यही है कि सरकार की साथ जो है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी है कि अगर ये जांच पूरी नहीं होती, बादल परिवार पर जिस तरीके से आरोप लग रहे थे उनके खिलाफ जो जांच पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है 2022 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा जो है इस मुद्दे को लेकर भुगतना पड़ेगा। तो बिहार से जब हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके बाद जो बादल परिवार है वो हर अपना मास्टर सत्संग जो है वो फ्रंट पर चल रहा है, और उनका कहना था कि अब तक जितनी भी जांच सरकार ने की थी उनके खिलाफ वो बदले की भावना से की गई थी, और हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। यानी कि अब इसलिए भी बादल साहब को बुलाया जा रहा है या तो बादल से पूछताछ होगी, अगर कुछ निकलेगा या उनको एसआईटी समन भेजती है। 2015 का आप जिक्र कर रहे हैं, अब 2021 हम देख रहे हैं। अब ऐसे समय में जब चुनाव आसपास हैं तभी ये जांच देखते हैं कि जांच आ रही है और जांच तेजी कर दी गई है जांच में। फिलहाल जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस की अपनी छवि के लिए भी ये दिखाना चाहती है कि नहीं जी हम जनता के साथ हैं और जो परिस्थितियां रही थी उन परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है और अपनी सत्ता नहीं किसी भी तरह से छोड़ना चाहते हैं, इसी वजह से तैयारियां तमाम की जा रही हैं। इस वजह से हम देखें या जांच का दायरा है जो जांच हो रही है, क्योंकि लगातार जांच होती रही लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए हर्ष, बिल्कुल जहां तक जांच की बात है या फिर जिस तरीके से आपने बात की कि सरकार की छवि या साख की बात है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा मामला सरकार की छवि साख पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बेअदबी कांड हुए थे, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप जो फाड़ दिए गए थे, कई जगह पर पंजाब के अंदर ये कांड हुए थे, उसको लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है नई एसआईटी की तरफ से, और उन्होंने स्वीकार किया था कि जो संत गुरमीत राम रहीम है, बाबा राम रहीम, उनके खिलाफ जो
कार्रवाई की गई थी या उन पर जो अपशब्द बोले गए थे उनको लेकर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने ऐसा किया था पंजाब के अंदर। लेकिन जो गोलीकांड हुआ वहां पर जो निहत्थे सिंहों पर गोली चलाई गई थी, वो एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता था कि पंजाब के अंदर एक पंथक सरकार, यानी कि जो खुद गुरु घर को बहुत ज्यादा मानती है, श्रोमणी अकाली दल, वो सत्ता में थी और उसके बावजूद सिखों पर गोली चला दी गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। यही कारण था कि जो पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या ऐसे हालात थे। बिल्कुल नवदीप, यानी सवाल कई है जिसका जवाब जनता भी जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और परिस्थितियां बताने के लिए कि पंजाब के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल ये जांच की जाएगी, तो सच्चाई होगी वो भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और जो जो खबर सामने आता जाएगी, हर एक सटीक जानकारी गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार रहेगा।